हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमने पीछे एक टॉपिक पढ़ा है क्लासेस का, कि क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, क्लासेस को आप विद इन मेन भी इसको डिफाइन कर सकते हैं और आउटसाइड द मेन आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था और अभी इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक नई फाइल, आज के टॉपिक के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ना है। ठीक है, मैं एक नया ले लेता हूँ प्रोजेक्ट। ठीक है, second.cpp। ठीक है, अभी हम एक नई फाइल ले लेते हैं। इसके अंदर आज हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाए कि क्लासेस क्या थी। यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये मैं इसे जूम कर लेता हूँ। और आपने कल ABC नाम की एक क्लास पढ़ी, एक छोटी सी क्लास फिर बना लेते हैं और फिर से हम कंस्ट्रक्टर को क्लियर कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होते हैं। सबसे पहले हमने क्लास कीवर्ड लिखना है। ठीक है, फिर एक क्लास का नेम लिख देते हैं। जैसे कि आप कोई भी एक नेम रख सकते हैं। हम कह देते हैं यहाँ पे मेरे पास क्लास का नेम जो है वो रूम या स्टूडेंट्स कह देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए मैंने आपको सिंटैक्स क्लियर किया था कि आपको यहाँ पे एक क्लास कीवर्ड लिखना है और यहाँ पे क्लास कीवर्ड लिखा, फिर आगे क्लास का नाम लिख दिया और मैंने क्लास का नाम रख दिया स्टूडेंट। यहाँ पे आपने 2 ब्रैकेट डाली हैं। ठीक है, और इसको इस तरह से आपने क्लियर कर देना है। यहाँ पे क्लास के अंदर आप 2 एक्सेस स्पेसिफायर्स ले लेते हैं जिनको आपने पब्लिक और प्राइवेट कहा। ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ पे एक पब्लिक नेम का स्पेसिफायर ले लेता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का नाम रख देता हूँ मैं टेस्ट। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप जो है वो मैं रख देता हूँ इंट टेस्ट। ठीक है, इंट टेस्ट मैंने एक इसकी रिटर्न टाइप रख दी। इंट उसकी रिटर्न टाइप है, टेस्ट उसका नाम है। और फंक्शन के लिए आपको पता है इस तरह से पैरेंथेसिस लेनी पड़ती है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी आउट। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ दिस इज अ टेस्ट फंक्शन, दिस इज अ टेस्ट। और यहाँ पे हम कुछ हैंडल भी कर देते हैं। ये जी हमारे पास एक क्लास बना दी है। क्लास के अंदर मैंने क्या लिखा है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। और यहाँ पे मैंने जो टेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने लिख दिया दिस इज़ अ टेस्ट। ठीक है, और दूसरी साइड पे मैं एक इंट मेन ले लेता हूँ। ठीक है, और मेन के अंदर मैं क्या लेता हूँ, मेन के अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है इसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, पीछे के टॉपिक के अंदर भी बताया था कि आप एक कीवर्ड लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपने क्लास का नाम लिखना है। तो आपकी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, आपकी क्लास का नाम है स्टूडेंट। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे STUDENT स्टूडेंट्स। ठीक है, जो आपकी क्लास है आपने स्टूडेंट्स लिख दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप एक नया वेरिएबल लिखते हैं। वेरिएबल को आप A कह दो, आप B कह दो, आप C कह दो, जो मर्ज़ी कह दो। फ़र्ज़ करो कि मैं वेरिएबल सिर्फ जो है ना A लिख देता हूँ या AB लिख देते हैं, या कुछ भी आप लिख दो। आप अपना नेम लिख दो, आप अपना नाम टीना लिख दो। ठीक है, जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे लिखेंगे, मेरे पास वेरिएबल है जी A नाम वेरिएबल लिख दिया। तो अब ये जो A वेरिएबल हमने लिख दिया ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कोई स्पेशल जो है वो हमारे पास हथियार नहीं होता। हम सिर्फ क्लास का नाम लिखते हैं मेन के अंदर आके। मेन के अंदर हमने इसको एक्सेस करना है, तो मेन के अंदर आके हमने इसका स्टूडेंट्स, यानी क्लास का नाम स्टूडेंट्स था तो हमने स्टूडेंट लिखा और आगे एक वेरिएबल A लिख दिया। ठीक है, आप A लिख दो, या आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, आप लिखते हैं OBJ लिख दें। ठीक है, आप TCP लिख दें, आप जो मर्ज़ी लिख दें। ये 3 ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक है, और आप एक और बना लें, आप यहाँ पे PCO कुछ भी, ये सारे ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। मैं उल्टे नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये एक सिंपल नेम है। मैं यहाँ पे OBJ1 लिख देता हूँ। OBJ1 नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट करता क्या है, जैसे ही हमने इस फंक्शन को कॉल करना होता है हम पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, OBJ डॉट। ठीक है, OBJ1 था, OBJ1 डॉट मैंने लिखा। अब यहाँ पे OBJ1 लिखा है और इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को। तो इसको एक्सेस करने के लिए जैसे ही हम OBJ लिखते हैं तो हमें यहाँ पे ये देखें शो हो रहा है। ठीक है, हमें ये क्या शो हो रहा है, टेस्ट। मैंने टेस्ट पे क्लिक किया और ये एक फंक्शन है। तो ठीक है, मैं इसको फंक्शन क्लियर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने किया कि ऑब्जेक्ट 1 मैंने एक
बना लिया, ऑब्जेक्ट 1 लिखा, आगे डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, तो फिर मैंने टेस्ट लिखा। तो ये जो टेस्ट नाम का फंक्शन है इसको अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे ही मैं कोड को रन करूँगा, मैं इसको वर्किंग की डायरेक्टरी में डालूँगा, तो यहाँ पे हमें ये वाली लाइन लिखी शो हो जाएगी। क्यों शो हो जाएगी? क्योंकि इस टेस्ट के अंदर ये वाली लाइन लिखी है। तो इस फंक्शन को एक्सेस करेंगे इसकी मदद से, तो ये चल जाएगा। तो ये एक नॉर्मल क्लास थी और एक नॉर्मल हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, और एक ये चीज़ें मैं कल भी, अब ये जो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप जो है इंट है, यानी कि जो डाटा टाइप है उसको रिटर्न टाइप कहते हैं। तो इसको इंट टाइप यानी कि रिटर्न टाइप इंट है, टेस्ट इसका नाम है फंक्शन का, तो दिस इज़ नाउन एज अ मेंबर फंक्शन। इसको आप मेंबर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, इसको आप मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक, मेंबर फंक्शंस। ये एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन है और इसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको अब रन करता हूँ। अब देखिएगा आपको स्क्रीन के ऊपर एक लाइन शो होगी, ठीक है, मेंबर फंक्शन इज़ द स्टूडेंट्स और दिस इज़ द टेस्ट। ये देखें हमारे पास ये जो लाइन शो हो रही है, दिस इज़ द टेस्ट। आप आई थिंक इसको डेव में करते थे, तो ये मेरे पास आउटपुट क्या आ गया, दिस इज़ द, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, ये देखें दिस इज़ द टेस्ट। ये हमारे पास एक क्या आ गई है, हमारे पास एक आउटपुट आ गई है। आप इसको कॉपी कर लें, पूरे कोर्स को इसको कॉपी कर लें और इसको यहाँ पे ले जाएं। आप इस पे काम करते हैं। अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा, ठीक है, इसको रन करूँगा, तो देखें ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ द टेस्ट। तो ये एक नॉर्मल सा हमने फंक्शन बनाया, एक नॉर्मल सा फंक्शन, और उसको कॉल किया। अब अगर आप इसी पूरी क्लास को मेन के अंदर कॉल करना चाहते हैं या मेन के अंदर आप एक क्लास बनाना चाहते हैं, तो वही तरीका है जो आपका यहाँ पे था। तो क्लास को यहाँ से मैंने कट करके मेन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है, मेन के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। तो इंट मेन के अंदर क्लास बना दी मैंने, ठीक है। तो अब इंट मेन के अंदर क्लास क्या है, स्टूडेंट नाम की है, पब्लिक क्या है, उसका एक्सेस स्पेसिफायर है, इंट टेस्ट नाम का एक मेंबर फंक्शन है, और इसको कॉल करने के लिए मैंने क्या किया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया और ये इतना सा काम किया, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल जो है हमारे पास, इस पूरे को कॉपी कर लो और इसको डेव में ले चलते हैं, ताकि क्योंकि आपका इन्वायरमेंट डेव था इसलिए आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना रहे। तो ये वही काम कर रहा है जो मेन के अंदर या बाहर सेम वर्किंग है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो अब इसका मैं एक मेंबर फंक्शन के अलावा ये अभी एक नॉर्मल फंक्शन था, ये एक मेंबर फंक्शन था। अभी सेम इसी तरह का कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इस पार्ट को मैं यहाँ से कट करके मेन से बाहर रख देता हूँ, ठीक है, मेन से बाहर रख देते हैं ताकि आपको ये चीज़ थोड़ी सी आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको इंटर किया और क्लास की जो पोजीशन थी उसको वहीं पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो क्लास थी वो स्टूडेंट नाम की क्लास थी। इसके अंदर जो फंक्शन है ये एक फंक्शन मेंबर फंक्शन है, ये हमारे पास मेन पोर्शन है। और अभी आप समझेंगे कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली ये जो क्लास का नाम है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास के नेम को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पब्लिक के नीचे यहाँ पे फिर से एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन का नाम मैंने क्या रख दिया, ये लें जी, स्टूडेंट ही रख दिया, और इसके आगे 2 मैंने पैरेंथेसिस डाल दी, तो ये एक फंक्शन बन गया, ठीक है। और इसके आगे मैंने सेमीकोलन डाल दिया, तो ये अब ये एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन कौन सा है, ये एक कंस्ट्रक्टर है। फंक्शन को ही कंस्ट्रक्टर कहते हैं, फंक्शन को ही डिस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर मुझे बाद में डिस्ट्रक्टर बनाना पड़े तो वो कैसे बनेगा, वो भी ऐसे बनेगा, लेकिन इसके शुरू में हम टिल्ड साइन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, हम टिल्ड साइन डाल देते हैं, तो इसलिए इसको डिस्ट्रक्टर कहते हैं। तो डिस्ट्रक्टर को बाद में हम क्लियर करते हैं। कंस्ट्रक्टर जो होता है, जैसा क्लास का नाम होता है वैसा ही हमारे पास एक फंक्शन होता है, सेम नेम ऑफ द क्लास, ठीक है। जैसा क्लास का नेम होता है वैसा ही एक फंक्शन का नेम होता है। अब देखें इस टेस्ट फंक्शन के पीछे तो एक रिटर्न टाइप मौजूद है, ये एक इंट है, लेकिन इसके पीछे ना तो मैंने इंट लिखा है, ठीक है, ना मैंने 4 लिखा है, ना मैंने वॉइड लिखा है, ना मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा है, ठीक है। तो इसके पीछे मैंने कोई भी रिटर्न टाइप यानी कि डाटा टाइप नहीं लिखी। तो कंस्ट्रक्टर के पीछे कोई रिटर्न टाइप होती ही नहीं, ना डिस्ट्रक्टर के और ना कंस्ट्रक्टर के। एक ऐसा फंक्शन जिसका नेम क्लास के नेम जैसा हो, ठीक है, उसके पीछे कोई रिटर्न टाइप ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे जो है इनिशियलाइज भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 करली ब्रैकेट डाली। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं एक सी आउट, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ आ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंडल कर देते हैं।
अब मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब फंक्शन को ही कंस्ट्रक्टर कहते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि ये कंस्ट्रक्टर है? इसका नेम सेम होगा जैसा कि क्लास का नाम है। देखो क्लास के नेम की तरह ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाता है। जैसे ही मैं इस फंक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, ये भी सिलेक्ट हो गया और ये भी देखें सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और ये एक कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये एक दूसरा मेंबर फंक्शन है। अब इसको सिलेक्ट किया है तो ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये खुद सिलेक्ट हो। इसके पीछे इंट टाइप है, इसके पीछे कोई टाइप नहीं है, यानी कि कोई वॉइड वगैरह वगैरह नहीं, सिर्फ डायरेक्ट एक फंक्शन लिखा है, लेकिन नेम सेम क्लास है। इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होता है बाद में देखते हैं। ये वाला फंक्शन फिलहाल जो है इसको मैं यहाँ से या तो ख़त्म कर देता हूँ या स्पेस, चले ख़त्म नहीं करते। अब मैं इस पोर्शन को ख़त्म कर देता हूँ। अब कंस्ट्रक्टर हमें क्या बेनिफिट देता है और कंस्ट्रक्टर किस तरह से चलता है, आपको मैंने बताया कि जब भी हम थोड़ा स्पेस डाल के इसको जूम में ले लेते हैं। अब जब भी हमने किसी भी फंक्शन को कॉल करना होता है तो हम उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप क्लास का नेम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कमेंट डाल देते हैं कि क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ये एक मैंने कमेंट डाल दिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का नेम लिखते हैं। क्लास का नाम यहाँ पे क्या था? स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वाला। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिया, स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा स्पेस, एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल का नाम मैं OBJ रख देता हूँ, ठीक है। OBJ वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल का नाम OBJ है इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब हमने ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है इसको कॉल करनी थी। पहले देखो, अगर आप यहाँ पे एक टेस्ट फंक्शन को कॉल करते थे तो आप क्या करते थे? आप करते थे OBJ यानी ऑब्जेक्ट लिखा, फिर डॉट डाला और फिर आपने वो जो आपका ये है खुद ब खुद एक्सेस हो रहा है, ठीक है। और इसके आगे फिर आप पेरेंथीसिस डाल देते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या करते थे? एक कॉलन डाल देते थे, ठीक है। इस तरह से आप कॉल करते थे। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो ये वाला स्टेप हम नहीं करते, ये वाला स्टेप हम नहीं करते। ये खुद ब खुद जैसे ही ऑब्जेक्ट हम बनाते जाते हैं, इसको इस तरह से एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद एक्सेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं, डेव में चलते हैं, ठीक है। और क्योंकि आपको डेव की समझ बहुत अच्छे से आती है, और यहाँ से मैं इसको स्पेस भी ख़त्म कर देता हूँ। एक्स्ट्रा स्पेसेस जो हैं मेरे पास, इसको भी, ब्रैकेट को भी थोड़ा क्लोज कर देते हैं। ये वाली एक्स्ट्रा स्पेस भी ख़त्म कर देते हैं ताकि कोड थोड़ा जो है हमें क्लियर नज़र आए, ठीक है। और देखिएगा, अब यहाँ पे मैंने ये जो स्टूडेंट डॉट OBJ नाम के एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन इसको मैंने एक्सेस करवाने के लिए डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया। तो जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, तो ये एक बार खुद ब खुद ही इसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। ये वाला फ़िलहाल मैं ख़त्म कर देता हूँ ये फंक्शन, ताकि आपको मज़ीद जो है आसानी नज़र आए। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ तो देखिएगा, ये हमने OBJ नहीं डाला तो ये क्या वर्क करता है। देखो, दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर, एक बार इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मैं 2 3 मैं यानी कि कोई एक x बना लिया, एक y बना लिया, एक z बना लिया और एक b बना लिया, कुछ भी बना लो, तो मैंने कितने ऑब्जेक्ट बना दिए? 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट बना दिए। तो ये 4 ऑब्जेक्ट सिर्फ बनाए हैं। तो क्या मैंने ऐसे लिखा x डॉट, ठीक है, x डॉट मैंने ये लिखा, या फिर आप मुझे बताओ कि मैंने क्या साथ में y डॉट लिखा, ठीक है, इस तरह से लिखा? नहीं, मैंने नहीं लिखा। मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाए और ये खुद ब खुद ही अपना काम कर लेंगे। ये क्या करेंगे? ये खुद ब खुद ही अपना काम कर लेंगे, यानी कि ये ऑटो डिफ़ॉल्ट तौर पे ये वर्क करते हैं, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट तौर पे वर्क करते हैं। तो अब मैं कोड को रन करूँगा तो 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ये 4 के 4 ऑब्जेक्ट खुद ब खुद इसको रन करेंगे, ठीक है। चलो इसको प्ले करते हैं, ठीक है, रन करते हैं। तो ये देखो 4 खुद ब खुद वर्क कर गए, ठीक है। कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन लिख लो और स्लोली पॉइंट में लिख लो। अगर आप कहते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर इज़ अ फंक्शन दैट हैव सेम नेम ऑफ द क्लास इज़ नाउन एज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इट हैज़ नो रिटर्न टाइप, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। और इट एक्सेस इन द मेन विदाउट पासिंग एनी डॉट ऑपरेटर, दिस इज़ आ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं तो हमें कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मदद से इसको एक्सेस नहीं करवाना पड़ता, ये खुद ब खुद एक्सेस कर जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर। अब डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर बाद में क्लियर करते हैं। दूसरी बात हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बतानी थी, कंस्ट्रक्टर। हाँ जी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। अब देखो, ये एक कंस्ट्रक्टर था, ठीक है, और इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। इसको मैंने क्या कर लिया? कॉपी। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके
पेस्ट कर दिया, फिर कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास कितने कंस्ट्रक्टर हैं, एक कंस्ट्रक्टर ये है, एक कंस्ट्रक्टर ये है, एक कंस्ट्रक्टर। सेम नेम के मुख्तलिफ ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना या सेम नेम के मुख्तलिफ फंक्शन का इस्तेमाल करना। अगर फंक्शन है तो फंक्शन ओवरलोडिंग, अगर ऑपरेटर है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अभी एक फंक्शन मैंने ये इस्तेमाल किया है जिसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं, फिर एक और कंस्ट्रक्टर है, फिर ये एक और कंस्ट्रक्टर है। मैं कहता हूँ दिस इज़ कंस्ट्रक्टर नंबर 1, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्टर नंबर 1 कह दिया मैंने, और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो है इसको भी पेस्ट कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर नंबर 2 कह देते हैं इसको, और यहाँ पे भी इसको पेस्ट करके कंस्ट्रक्टर नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है। 3 कंस्ट्रक्टर हैं। इस सारे स्टेप को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं कि यानी एक ही सेम नाम के नेम को बार बार इस्तेमाल किया, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग वर्क कैसी करती है, अब जब भी आप इसको प्ले करते हैं प्लग एंड प्ले, तो इसके साथ एक से ज़्यादा आपने आर्गूमेंट देने हैं, ठीक है। फिर कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेरे पास इंट एल नाम का कोई मैंने एक आर्गूमेंट दे दिया, ठीक है। साथ में मैं इंट वाई नाम का कोई आर्गूमेंट दे देता हूँ। मैंने 2 यहाँ पे आर्गूमेंट्स दे दिए, ठीक है, पैरामीटर्स। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट एच, ठीक है, इंट बी एक्स, एक्सप्रेस हो गया, सी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इंट आई, 3 मैंने पैरामीटर डाल दिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4 डाल देता हूँ। इंट यहाँ पे मैं 4 नहीं डालता, मैं 1 ही डाल देता हूँ, टी। अब मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर को 2 पैरामीटर दिए, एक कंस्ट्रक्टर को मैंने 3 पैरामीटर दिए, एक कंस्ट्रक्टर को मैंने 1 ही दिया। इसकी मदद से ये अपना अपना काम करते हैं, ये अलग अलग वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स का, यानी एक से ज़्यादा आर्गूमेंट्स का या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स का पास करना हर कंस्ट्रक्टर को डिफरेंट टाइम पे, ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और वर्किंग कहलाता है, ठीक है। और जब हम बात करेंगे एट द एंड डिस्ट्रक्टर कैसे लगाएंगे, वो यहाँ पे आके हम उसको मेमोरी को डिलीट करने के लिए कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर देंगे। फ़िलहाल हम इस कोड को रन करते हैं और स्पेस को ख़त्म करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर नहीं, अभी डिस्ट्रक्टर नहीं बनाना, कंस्ट्रक्टर रखना है। 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ पे मैंने 3 यानी कि कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट जो हैं वो 4 हैं। अभी क्या करना है, अभी देखिएगा, गौर कीजिएगा कि अब ये मुख्तलिफ कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग को हम वर्क कैसे करवाते हैं, गौर से समझिएगा। सबसे पहले क्लास का नाम STUDENT स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास का नाम है। उसके बाद आपने मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट बनाए थे, जैसे X बनाया था मैंने, ठीक है, फिर मैंने Y बनाया था, Y, फिर मैंने Z बनाया था, फिर मैंने 3 हैं, 3 ही काफ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दिया। अब ये कितने ऑब्जेक्ट बन गए हमारे पास, 1 2 3, ठीक है। अब इनको इनके साथ पासिंग कैसे करवानी है, पैरामीटर की पासिंग कैसे करवानी है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो एक कंस्ट्रक्टर है, इसको कोई 2 वैल्यूज़ दे देते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, यानी कि ये वैल्यूज़ यहाँ पे 1 2 पैरामीटर इसके हैं, 3 पैरामीटर इसके हैं और 1 पैरामीटर इसका, ठीक है। इसको मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, इसको फ़र्ज़ करो मैंने 5 वैल्यू दे दी, ठीक है। जैसे ही प्रोग्राम वर्क करेगा तो ये जो x नाम का ऑब्जेक्ट है, ये उसको जाकर पकड़ लेगा जिसके पास 1 आर्गूमेंट है। इसके पास 1 आर्गूमेंट है तो ये जाके 5 इसके साथ फिट हो जाएगा, ठीक है, 5 इसके साथ फिट हो जाएगा। जब मैं एक दूसरा आर्गूमेंट जो फंक्शन है, ऑब्जेक्ट जो है, उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं वैल्यू क्या देता, 9 दे दिया मैंने, इसको कोई 5 दे दिया, कोई मैंने इसको 2 दे दिया, ठीक है। और ये जो आगे वाला है, इसको मैं फिर से कोई वैल्यूज़ दे देता हूँ, 1 2 3 4 7 1, ठीक है। अब जैसे ही हम इनको प्ले करेंगे तो ये फौरी तौर पे अपने अपने कंस्ट्रक्टर, जिसके पास 3 है वो 3 वाले के पास चला जाएगा, जिसके पास 2 है वो 2 वाले के पास, जिसके पास 4 है वो 4 वाले के पास चला जाएगा। ये फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, ये कोमा है, ठीक है। अभी हम इसको रन करते हैं तो देखिएगा कि ये खुद ब खुद वर्क कर जाएंगे। एरर, ओके, मिस्टेक ये है कि हमने यहाँ पे 3 है, 4 वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो HCI 3 है, ये 3 वाला इधर आ जाएगा। ये जो 2 हैं ये शुरू वाले के हैं, LY कोई भी रख लो, कोई मसला नहीं है। 5 जो है इसके पास। अब इसको प्ले करते हैं, ओके, प्ले किया, गौर से देखिएगा,
हमारे पास दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर नंबर 3, दिस इज़ कंस्ट्रक्टर नंबर 2, दिस इज़ कंस्ट्रक्टर नंबर 1। अब ये क्यों हो गया, उल्टी गिनती क्यों हो गई है? इसलिए हो गई है कि मैंने तरतीब उल्टी कर दी है। सबसे पहले मुझे देना चाहिए था, सबसे पहले जो 2 वाला है, मैं पहले मुझे उसको देने चाहिए थे कोई 2 आर्गूमेंट्स, ठीक है, पहले वाला। अब ये पहले वाला पहले पे पहुंच जाएगा तो ये लाइन प्रिंट कर देगा। अब ये जो दूसरे वाला उसके पास 3 हिंट्स हैं, तो अब ये दूसरे नंबर पे ये चल जाएगा। तो ये जो आखिरी वाला है इसके पास सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है, 1, तो ये आखिरी वाले को एक्सेस कर लेगा। तो इनकी तरतीब सीधी हो जाएगी। अभी इसको प्ले करते हैं, यानी कि एग्जीक्यूट करते हैं। दिस इज कंस्ट्रक्टर नंबर 1, कंस्ट्रक्टर नंबर 2, कंस्ट्रक्टर नंबर 3। तो दिस इज नाउन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग, कि एक ही नाम के आपने 3 कंस्ट्रक्टर ले लिए, जैसे कि क्लास का नाम था, एक ये भी कंस्ट्रक्टर था, ये भी कंस्ट्रक्टर, ये भी कंस्ट्रक्टर, लेकिन आपने 3 बार उनको इस्तेमाल कर लिया। इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। लेकिन इनको डिफरेंट कंपाइलर कैसे समझता है? कंपाइलर इस तरह से समझता है कि जब आप इनको मुख्तलिफ पैरामीटर पास करते हैं, तो दिस इज़ नाउन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और उसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, या डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रक्टर को मैं अगली वीडियो में कर देता हूँ, ताकि छोटी वीडियो हो जाए, आपको अलग अलग पोर्शन। तो ये आपकी इतना सा छोटा सा कोड था। आई होप सो दैट कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल टाई बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।